2023 प्रीलिम्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स माना जाता है और मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, लिमिटेड नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, उसको यूज़ करके कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एंड एज यू नो कि मैंने 2023 का प्रीलिम्स क्लियर भी किया है। सो आज मैं बताऊंगा एक कॉमन पैटर्न कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है एंड इंश्योर करूंगा 2.66 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में जो बच्चे रेगुलर प्रीलिम्स निकालते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कभी नहीं सुना था, मतलब मैं जब 2023 का पेपर दे रहा था, ठीक है। 100 मिलियन फार्मर्स, बहुत कम लोग ही होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इनके बारे में नॉलेज होगा। ऑल दो वो आंसर डिकोड कर लेंगे, कैसे मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आप अंडरस्टैंड यूपीएससी का डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करंटली देख रहे हो। अंडरस्टैंड यूपीएससी के यूट्यूब करंट अफेयर्स के चैनल पे, दैट इज अस यूपीएससी करंट अफेयर्स। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। एज यू नो कि हम ऑलरेडी 2 मैथ टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिनमें डेटा बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड होते हैं उसे कैसे टैकल करना है। अगर आपने उन टेक्निक्स को नहीं देखा है, मतलब सीखना चाहते हो, तो आप यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे के वीडियोस देख सकते हो और वो बिगिनिंग में ही मैंने बताया है अच्छे से। इसके अलावा आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हम 5 आर्टिकल्स देखेंगे और 5 आर्टिकल्स में मैं कोशिश करता हूँ जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस करता हूँ कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ला पाऊँ, मतलब 20-25 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टोटल आज आपको 4 PYQs हमें करने हैं, ठीक है। सो और 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ये होगा बाद में। पहले आते हैं इन 2 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सो लेट अस सी स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। क्वेश्चन का तरीका देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, डिस्क्राइब करना है इस कॉन्सेप्ट को आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगेन डिस्क्रिप्शन देनी है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन और ये वर्ड्स दिए हुए हैं। 2023 में पूछा एंड देन अगेन रिपीट किया 24 में। दोनों क्वेश्चन में फार्मर वर्ड इज कॉमन। दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। दोनों क्वेश्चन में देखो कि आपके पास एक फार्मर रिलेटेड इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। एग्जाम हॉल में बैठे हो, इंस्टेंटली कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का क्या मतलब होता है? स्मॉल फार्मर का मतलब ये तो नहीं होता है कि छोटे कद वाले किसान, नहीं। स्मॉल फार्मर का मतलब होता है मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास कम लैंड होती है। लार्ज फील्ड का मतलब स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। मैंने कैसे डिकोड किया था, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। स्मॉल फार्मर मतलब बहुत सारे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास कम लैंड है, वो मिलके लार्ज फील्ड बना रहे हैं, मतलब कि लैंड पुलिंग हो रही है। ये मुझे समझ आया था फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ने के बाद। अब मैं देखता हूँ 4 ऑप्शंस। रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेट लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। वॉर की बात है, तो मुझे लगता है कि ये आप अगर सोचो तो ऐसी चीज़ें यूपीएससी, ऐसे इनिशिएटिव्स कुछ मुझे ज़्यादा ही एस्पिरेशनल्स लग रहे हैं, मतलब कि इम्पॉसिबल सा लगता है, मतलब इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। मेनी मार्जिनल फार्मर्स, मेरे मन में सबसे पहले मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर जब भी पढ़ता हूँ ना तो दिमाग में मेरे मार्जिनल फार्मर्स ही आते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो हमने आर्टिकल्स पढ़े न्यूज़पेपर में या हमारे पास जो नोट्स होते हैं, तो स्मॉल फार्मर का हम ना इस तरह से मतलब निकालते हैं कि मार्जिनल फार्मर्स ही हैं। सो जब ये मार्जिनल फार्मर्स देखा तो आंख जो होते हैं ना, चमक आ जाती है आंखों में। सो many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations। मतलब कि बहुत सारे छोटे marginal farmers इकट्ठे हुए एंड जो है मतलब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए अपने मतलब ग्रुपिंग बनाई, ठीक है। many marginal farmers सी में देखते हैं कि in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed term for which they, सिंपल है, अपनी जमीन जो है ना कॉर्पोरेट बॉडी को दे दिया, अब वो जो करना चाहते हैं करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्मॉल फार्मर कुछ नहीं कर रहा है, वो हैंड ओवर कर रहा है। यहाँ मार्जिनल फार्मर्स है वर्ड, बट ध्यान दीजिए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट जो करेगा वो करेगा। देन वी हैव द डी ऑप्शन, company extend loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the
कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कमर्शियल प्रोडक्शन. सो बेसिकली लोन्स, टेक्निकल जो है नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ. ये थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रॉन्ग, ये मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए. रीजन बिंग कि आप स्मॉल फार्मर से खुद काम करवाओगे ना, वो क्यों फील्ड जो है आपको ट्रांसफर कर देगा मतलब कुछ दिनों के लिए. ठीक है, ये ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है जो मैंने सोचा था एट दैट टाइम. देन ये मुझे सबसे स्ट्रांग लग रहा था. एंड पहला वॉर की वजह से मुझे लगा कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है, पॉसिबल नहीं है ऐसा कर पाना. तो आउट ऑफ दिस 4, 2 and 4 पे मैं था. बट मेरे दिमाग में उस समय यही आया कि सब मिलके इकट्ठे होके काम करेंगे ना. मैंने शुरू में ही बताया था, स्मॉल फार्मर जब सारे मिलके एक फील्ड में काम करते हैं, मतलब कुछ ग्रुप बना के काम करते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा था. तो अगर देखो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना मुझे बी पे ही आता है इसको मतलब ब्रेक करने के बाद. इस जो 4 वर्ड्स हैं, इस इनिशिएटिव के जो वर्ड्स हैं, तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद द बी. अब वॉर वगैरह तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा. दूसरा ये फील्ड वाला तो आपको पता ही है कि क्यों कोई ट्रांसफ़र कर देगा, वो तो खुद मेहनत करना चाहेगा ना, कोई इतना बड़ा किसान तो है नहीं. एंड देन डी ऑप्शन अगर देखो तो ये कुछ ज़्यादा ही अगेन एस्पिरेशनल्स लगता है, मतलब कि कंपनी एक्सटेंड लोन्स, टेक्निकल नॉलेज एंड मटेरियल इनपुट्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया सो दैट, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मददगार बन रही है कंपनी. तो ये गया और ये मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद द बी इन द एग्जाम हॉल ओनली. एंड ये मुझे मतलब जब मैं बाहर आया कुछ कोचिंग्स के आंसर्स की जब आए थे तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था एग्जाम हॉल से पहले जाने से पहले. ठीक है, सिमिलरली 100 मिलियन फार्मर्स. ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो कि बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो रहे हैं, पैटर्न जो है ना रिपीट हो रहा है. बहुत सारे फार्मर्स, यहाँ पे स्मॉल है लार्ज है नहीं पता, बट बहुत सारे फार्मर्स है. So it is a platform for accelerating the transition towards food and water systems that are net zero, nature positive and that aims to increase farmer resilience. चलो ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे. इसमें ये कह रहा है कि मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फूड एंड वाटर सिस्टम जो है ना उसमें आप ट्रांजिशन कर रहे हो, मतलब नेट जीरो कार्बन की तरफ. तो ये तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कुछ भी पॉजिटिव आए ना, तो वो तो सबसे पहले हमारे मन में जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है, ये हो सकता है वन ऑफ द आंसर्स. Then we have it is an international alliance and a network of individuals and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry. ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती तो मान भी लेता. ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री के लिए 100 मिलियन फार्मर्स, मतलब कि 10 करोड़, कुछ ज़्यादा नहीं है. सोचो बस, मैं इतना तक तो पढ़ रहा था तो वहाँ तक ठीक लगा मुझे. जब ये आया ना ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं हो गया. ठीक है, चलते हैं हम थर्ड सी ऑप्शन पे. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन दैट लेट्स बायर सेलर्स एंड थर्ड पार्टीज ट्रेड फर्टिलाइजर्स. ये मुझे लगता है ये भी बहुत ज़्यादा ही आप आगे की सोच रहे हो. अभी इतना 100 मिलियन फार्मर्स के लिए आप का कर पाना मुश्किल है, वो भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. तो ये तो मैं सबसे पहले हटाता. ठीक है, यहाँ पे अगेन ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री की वजह से ये भी जाएगा. बचता है ये फोर्थ ऑप्शन. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म फार्मर FPO. ठीक है, और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, दस फैसिलिटेटिंग द एक्सेस टू ग्लोबल ओपन मार्केट्स थ्रू सेल देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि FPO बनाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो FPO बनाने में मदद करेगी. 100 मिलियन फार्मर्स है. ऐसे जो इनिशिएटिव्स होते हैं मोस्टली यूरोपियन मतलब कि बॉडीज कह लो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी बॉडीज ही स्टार्ट करती है, मतलब, और उनका ध्यान होता है बस डेवलपिंग वर्ल्ड पे नहीं, डेवलप्ड वर्ल्ड पे भी. अगर डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करो तो डेवलप्ड वर्ल्ड में FPOs वगैरह बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे तो ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की. तो ये आप ध्यान में रखकर डेवलपिंग वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, ठीक है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है साउथ एशिया में तो बहुत सारे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर कर रहे हो. बट अगेन 100 मिलियन इज़ टू मच, आई मीन बहुत ज़्यादा नंबर है. ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन भी मुझे इलॉजिकल लगा था, मतलब थोड़ा स्ट्रांग तो है ये, बट मुझे लगा था कि आप पूरी दुनिया को सेंटर में रख के ये डिसीजन, मतलब ये इनिशिएटिव नहीं ला रहे हो. सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अगेन एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ आएगी ना, कोई स्टेटमेंट आएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो करेक्ट ही होती है. तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है. ठीक है, और शायद यही आंसर है. ये मैंने क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट किया था
एंड देन आई सॉ द आंसर एंड ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर शायद ए है, तो ये तो वैसे भी होना है, ठीक है। तो यही है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जो लिमिटेड नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, जस्ट सोचो ना कि कितना उसका वो होगा, मतलब कितने फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग की बात होती तो मैं मान भी लेता, ऑर्गेनिक एनिमल है हस्बेंड्री की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, तो इतने फार्मर्स आप इकट्ठा कर पाओगे अभी के समय में, बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो यही है, ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। कल जो है ना, मैं जो डेटा स्पेसिफिक बाकी के क्वेश्चंस बच गए हैं उसे भी डिस्कस कर दूंगा। चलते हैं हम आज के डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली में। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट रिजर्व किया है, पिटीशन आया था फ्रॉम जस्टिस वर्मा, जो है यशवंत वर्मा। इस पूरे मामले को हम अच्छे से समझेंगे। हमारे पास PYQ है 2019 का, कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच किया जाता है, और ये पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, आप पहले क्वेश्चन देख लो। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। जो मोशन है इम्पीच का जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सारे करेक्ट आपको देखने कितने हैं इसमें। द मोशन टू impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Act। मतलब कि मोशन जब भी जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना होगा लोकसभा में, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उसको उनको एडमिट करना ही पड़ेगा उन मोशंस को, ठीक है। ये कह रहा है स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट सही है गलत है आप डिसाइड करो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court। तो जिन बेसिस पे इनको रिमूव किया जाता है, दैट इज आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो रिमूव किया जाता है वो इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे, और कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिफाइन करता है, आपको ये तय करना है। थर्ड स्टेटमेंट, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट। सो प्रॉपर जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया गया है, मतलब कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, और उस बेसिस पे क्या बनाया है, और यही एक्ट है क्या, ये आपको डिसाइड करना है, सही या गलत है। फोर्थ ऑप्शन, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट फॉर द ऑफ अ जज इज टेकन फॉर द वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ that house and by not less than 2/3 of total members of that house present and voting। so 2/3 majority चाहिए, present and voting, ये important है, कितने लोग प्रेजेंट हैं और वोटिंग कितनी हो रही है, ये आपको पता है ना स्पेशल मेजोरिटी के अंदर। तो आपको तय करना है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कितने सही हैं कितने गलत हैं, इससे आपको आंसर तक पहुंचना है। 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने देख लिया, इसे हम डिस्कस करेंगे अंतिम में अच्छे से। अभी पहले हम आर्टिकल देखते हैं। मैं एक बार बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो ये पूरा मामला समझने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द देन चीफ जस्टिस द देन हाई कोर्ट जज नाम है उनका यशवंत, जस्टिस यशवंत, पूरा नाम क्या है देखना पड़ेगा, जो भी है हमें बस जस्टिस यशवंत से मतलब रखना है। उनके घर में आपको पता होगा कि बंट जो है कैश मिले थे, आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो उसी बेसिस पे उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का अपोजिशन एंड जो अभी हमारे सरकार में जो पार्टीज है उन्होंने डिसाइड किया कि हम इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। आपको पता है पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक्स पर्सपेक्टिव से। लेकिन पूरा पहले मामला बता देता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। इम्पीचमेंट मोशन जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द डे 21 जुलाई, और आपको पता होना चाहिए कि 50+ मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के उनकी सहमति चाहिए, तब जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो डिसाइड करते हैं कि एडमिट करना है इम्पीचमेंट मोशन या नहीं करना है। तो उस दिन जो चेयरमैन थे वो थे जयदीप धनखड़ साहब, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस मोशन को एक्नॉलेज करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि नहीं करता हूँ ये अभी बहुत ही बड़ा एक इशू है, उन्होंने ऐसा क्लियरली नहीं बोला, एक्नॉलेज करता हूँ।
और आई थिंक 68 और 67 मेंबर्स ने उनको ये भेजा था, ठीक है। एंड ऑन दैट डे ओनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहे। ओके, फिर इस बिल को, इस मोशन को फिर से इंट्रोड्यूस कराया गया दोनों हाउसेस में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में, ऑन 11th और 12th ऑफ अगस्त, मतलब डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 जुलाई से हम आ गए हैं 10-12 अगस्त के आसपास। अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा में जब ये मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं इसको एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन राज्यसभा के जो उस समय पे प्रेसिडेंट इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जो पोजीशन है वो वेकेंट था, तो राज्यसभा के उस समय में चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन है वही बन जाते हैं, क्योंकि वैकेंट जब सीट रहता है तो उनके पास पावर है। उन्होंने इस मोशन को ना रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया स्पीकर ने, एंड राज्यसभा के जो चेयरमैन थे एट दैट टाइम, मतलब वैकेंट सीट की वजह से चेयरमैन कौन होंगे, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद क्या होता है कि लोकसभा चेयरमैन जो होते हैं, सॉरी स्पीकर, उन्होंने मतलब कि बिल पास कराई, मतलब वही जो कंडीशन होता है स्पेशल मेजोरिटी का, बिल पास हो गया, सॉरी मोशन पास हो गया। एंड मोशन पास होने के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई 3 मेंबर्स की, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर, ठीक है। अब इसी चीज को ना, इसकी लीगैलिटी को, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, इसी को चैलेंज किया है यशवंत, जो जस्टिस यशवंत है, अभी वो तत्कालीन वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाला, और जो इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबर्स की बनाई गई है अंडर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो उसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाया और बोला राज्यसभा के तो चेयरमैन ने हाँ बोला ही नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन के बिना आप कैसे इंक्वायरी कमेटी बना सकते हो। इतना मामला समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है रिजर्व कर दिया है, और बहुत जल्दी इस पे आपको डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो पब्लिक में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग whether the new Rajya Sabha chairman has a role in admitting a motion for removal of High Court judge in the case of Justice यशवंत वर्मा नाम है इनका, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, एंड whether the procedure followed was legally or valid। अब यही है, लीगैलिटी की बात है, इसी पे क्वेश्चन उठाया गया है। सो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 रिमूवल ऑफ जजेस applies to high court supreme court judges removal by special majority of the parliament, proven misbehavior। ये 2 conditions हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं बट डिफाइंड नहीं है, इन कैपेसिटी, मिसबिहेवियर और स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ये प्रॉपरली आपको दिया हुआ है कि जो है टोटल मेंबर्स हाउस, majority of total membership of that house and by the not less than 2/3 of the total members of that house present and voting, this is the thing, ठीक है। and present and voting का भी है कंडीशन। अब ये चीज जो है ना सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने देखा, अब ये हाई कोर्ट के जज पे भी सेम चीजें अप्लाई होती है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, removal of in the same manner as Supreme Court judges, and hence Article 124 Clause 4 procedure applies to High Court judges also। सेम चीज है जो 124(4) में है, उसी चीज को आप अप्लाई करते हुए हाई कोर्ट जजेस के लिए आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाई गई है, उसके सेक्शन 3 में क्या है ये इंपॉर्टेंट है, यही न्यूज में। व्हेन ए मोशन फॉर रिमूवल इज एडमिटेड, इंक्वायरी कमिटी मस्ट बी फॉर्म। आपको जब आप एडमिट कर लेते हो दोनों हाउसेस में मोशन, तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, एंड नोटिसेस आर गिवन इन द बोथ द हाउसेस ऑन द सेम डे हाउस में मतलब नोटिस देना पड़ेगा मोशन पास होने के बाद, एंड कमिटी मस्ट बी फॉर्म ज्वाइंटली बाय लोकसभा स्पीकर। एंड अब देखो लीगैलिटी जो इस इंक्वायरी कमेटी की उठाई गई है ना, तो इसमें चेयरमैन तो इन्वॉल्व नहीं है, और राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने मोशन एडमिट ही नहीं किया, तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक सुंदर सा कीवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, इनको को इक्वल बोला है।
ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन तो इस कमेटी को गठित करते समय थे नहीं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने को इक्वल बोला है, राज्यसभा इस यहाँ पे को इक्वल है। और आपको पता है कि कंपैरिजन किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जहाँ पे राज्यसभा के पावर्स जो हैं जहाँ पे और लोकसभा के पावर्स को कंपैरिजन किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आपने इस पूरे मामले को देखा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आर्टिकल में फोर्सिंग विमेन टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी वायलेट्स बॉडीली इंटीग्रिटी। देखो ये दो क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं, बट मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों इंक्लूड करके ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जो है आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट जो है मल्टीपल जो है ना इसका इंटरप्रिटेशन कर चुका है, एंड हमारे प्रीलिम्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी अंडर एक आर्टिकल 21 जो है ना यूपीएससी 3 बार पूछ चुका है। राइट जो है वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, इस पे भी यूपीएससी सीधा क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की बात है ना, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। तो मामला क्या था कि 14 वीक प्रेगनेंसी एक लेडी हैं, उन्होंने टर्मिनेट किया। ठीक है, तो उनके जो पति हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है इस जो टर्मिनेशन है इसके अगेंस्ट उनके ऊपर केस किया, तो उसी पे जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट का कि उनके हिसाब से जो लेडी है उनका ये अधिकार है, मतलब बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव जो देखो रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड बॉडीली ऑटोनॉमी, ये दोनों चीजें ऑफ अ वीमेन आर इंटेग्रल टू आर्टिकल 21 एंड फोर्सिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 के अंदर मिलता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपने नहीं किया तो डेफिनेटली कर लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आपको सिंपल समझना है कि विमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है और रिप्रोडक्टिव चॉइस जो होती है वो उनकी पर्सनल लिबर्टी के अंदर आती है, और ये गारंटीड होता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही मुझे बताना था, ठीक है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे आर्टिकल पे। यूएन बॉडी पैग्स इंडियाज ग्रोथ एट 7 दिस फिजिकल। हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कल भी कर चुके हैं कि जो फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट आया तो उसमें 7.4% हमारे पास आया था कि भारत जो है जीडीपी ग्रो किया है 7-8 मंथ्स जो है इस फिजिकल का, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हमारे पास जो पीवाईक्यू था यही था, एंड व्हाई नॉट वी शुड रिवाइज दिस। अगर हमारे पास मौका मिलता है तो हम क्यों ना रिवाइज करें। सो द क्वेश्चन इज, हमें करना है, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। With reference to United Nations General Assembly, consider the following statements. The UN General Assembly can grant observer status to the non-member states. First, internal जो governmental organization can seek observer status in the UN General Assembly. ठीक है. Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at UN headquarters. आपके ऊपर है can seek, ठीक है, can grant, ठीक है, थोड़ा सा सोचिएगा, मैड लग सकता है यहाँ पे, एंड कितने करेक्ट हैं आपको बताना है। आते हैं, क्या है पूरा मामला। द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडेसा कह सकते हो, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसने प्रोजेक्ट किया है इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 7.2% इन फिजिकल ईयर 2025-2026, मतलब 25-26 का जो फिजिकल ईयर है, और इसको हम 26 कह सकते हैं। इसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 7.2% है। कल ही हमने देखा, हमने फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में 7.4% देखा, ठीक है, एंड स्लाइटली बिलो द, मतलब 0.2% कम है, ये इसी की बात कर रहा है। ग्रोथ इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड रहता है, कंजम्पशन जो हम करते हैं, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी हुआ है। ऑफसेटिंग ग्लोबल टैरिफ्स रिलेटेड रिस्क, जो ग्लोबल टैरिफ रिलेटेड रिस्क हमारे ऊपर है, इवन ट्रंप ने 500% तक का भी बोला है। जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं कंट्रीज, मेजर कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, तो इनके ऊपर 500% तक टैरिफ की वो बात कर रहे हैं। तो उसके होने के बावजूद, अभी तो 50% है इंडिया के ऊपर, भारत ने ग्रोथ हासिल की। उसके पीछे का रीज़न भी बताया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और जो टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जीएसटी, एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यूएनडेसा को देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म है। रोल क्या है,
प्रोवाइड्स ग्लोबल एंड कंट्री लेवल एनालिसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इनका काम होता है कि एक ग्लोबल या कंट्री लेवल एनालिसिस करके दिखाएं इकोनॉमिक जो ग्रोथ कितना हुआ है कंट्रीज़ का या एक पार्टिकुलर कंट्री का, डेवलपमेंट कितना हुआ है और सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट देखने की चीज़ है इनका जो की रिपोर्ट है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये लिख लेना, UN डेशा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिया है, और ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज जो स्टेट पीसीएस है ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, मल्टीलैटरल जो वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करती थी उसे एक तरह से अब कमज़ोर कर रही है। कैसे? तो वो बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडी जिसको यूनाइटेड नेशन ने खुद खड़ा करने में मदद किया, अब वो उससे बाहर आ रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे के मेजर रीज़न है। सो यूएस एग्जिट फ्रॉम 66 ग्लोबल बॉडीज, दुनिया के 66 ग्लोबल बॉडीज से यूनाइटेड स्टेट्स खुद को निकाल रहा है। ठीक है, तो और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने मेमोरेंडम साइन किया 7 जनवरी को, मतलब कि परसों, टू विड्रॉ फ्रॉम 66 ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें से 31 यूएन के बॉडीज हैं एंड 35 नॉन यूएन बॉडीज हैं। मोस्टली इसमें आपको क्लाइमेट रिलेटेड, इकोनॉमिक जो बॉडीज हैं, इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स एंड सोशल बॉडीज एंड लॉ बॉडीज, ये 4 कैटेगरीज मेनली हैं। टाइमलाइन हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कब ये निकल रहे हैं। स्टेट पीसीएस में शायद ये पूछा भी है WHO से जो निकले थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर दिया होगा तो आपको याद होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद को पुल कर रहा है, और आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का रोल इंपॉर्टेंट था इन ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल था फंडिंग एंड सेकेंड इज लीडरशिप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वो देता है। अब जैसे ही वो इन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलेंगे, जैसे WHO है जिससे वो निकल चुके हैं आई थिंक, अब इससे निकलेंगे तो एक तो फंडिंग का इशू आएगा, दूसरा लीडरशिप। इनके पास टेक्निकल जो नॉलेज है, या मतलब कि इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, इनके पास एक्सपीरियंस है, मतलब इनके पास प्रोफेशनल्स हैं, ये सारी चीज़ें अब मिल नहीं पाएगी, तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम क्रिएट अगर होता है तो उसका क्या होता है, फ़ायदा कौन सी कंट्री उठाएगी? चाइना। और ये हमारे इंटरेस्ट में, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, सो यही है ग्लोबल जो मल्टी ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको यूएसए अब कमज़ोर कर रही है। टाइमलाइन देख लेते हैं। जनवरी 2025 में देखो इनिशियल विड्रॉल फ्रॉम WHO एंड पेरिस एग्रीमेंट से ही निकल गए ये। और आपको पता होना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट की जहाँ तक बात है, यूएसए जो है दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा एमिटर है। आपने कल भी देखा कि हम 3rd नंबर पे हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, और चाइना फर्स्ट पे है। तो अगर यूएसए इन बॉडी से निकल जाएगा और अपने हिसाब से यूनिलैटरली डिसीजंस लेगा, कलेक्टिवली नहीं लेगा, तो वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देन अर्ली 2025 में वो यूनेस्को से बाहर आए, UNHRC जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे भी बाहर आए, एंड डिफंडिंग ऑफ UNRH, यूनाइटेड नेशन RWA, UNRWA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कोई बताना चाहेगा जो देख रहे हैं? ठीक है, इससे भी बाहर आ गया यूएसए। ठीक है, देन वी हैव जनवरी 7, 2026 फाइनल मेमो टू एग्जिट 66 बॉडीज इंक्लूडिंग। हाँ, सबसे बड़ा इशू जो है हमारा, जो इंडिया और फ्रांस ने मिलके ISA स्टार्ट किया है, ठीक है, उससे भी यूएसए बाहर आ रहा है। एंड डेट फिर उसके बाद जनवरी 22, 2026 डेट द WHO विड्रॉल बिकम्स फुल्ली लीगल। अब 22 जनवरी को ये फुल्ली लीगल हो जाएगा, जो ये WHO से बाहर आ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से आप ये देख सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख सकते हो। बाकी हमारे लिए ISA इंपॉर्टेंट है, इंडिया और फ्रांस लेड इनिशिएटिव, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और US ने डिसीजन किया है कि इससे उसे अब निकलना। ठीक है, और कई लोग कह रहे थे कि भारत को क्वाड छोड़ देना चाहिए। नॉट एट ऑल, दिस इज फनी फॉर मी, दिस इज फनी। रीजन बिंग कि यार आप यूएसए जो है ISA में फिर आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्वाड इज समथिंग कि ये 21st सेंचुरी, एंड अगेन मतलब कि अगर देखो तो ट्रंप कितने दिनों तक ऐसे चलेंगे, मतलब US कितने दिनों तक इस तरीके से चलेगी, उसे भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना।
तो ट्रम्प अभी उनका 2-3 साल का कार्यकाल है। क्वाड इज़ समथिंग कि वो बहुत लॉन्ग टर्म में मतलब कि चाइनाज़ राइज़, ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को साथ ले जाना है। अभी का कंडीशन खराब हो सकता है, लेकिन आगे ज़रूरी तो नहीं है कि यही रहेगा। क्या पता, जैसे बाइडेन आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बना दी थी क्वाड के बारे में। सो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऐसा करे। और हमारे लिए चाइना एक मतलब कि सबसे बड़ा कह लो हमारे लिए खतरा है, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। Then we have center to launch a new scheme to aid victims of road accident soon. So हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्कीम लॉन्च कर रही है जिसमें कि जो रोड एक्सीडेंट होता है ना, उसमें आपको मतलब कि मतलब इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी जो आप अवेल कर पाओगे। एंड दूसरा, जो बंदे बचाते हैं गोल्डन आवर में, मतलब गोल्डन आवर का सिंपल मतलब होता है जो सीवियर एक्सीडेंट हुआ और उसके 1 घंटे के अंदर कोई इंसान है वो बचाता है, ले जाता है जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको हॉस्पिटल, तो उन्हें भी अलग से रिवार्ड करेगी सरकार, दैट इज 25,000। सो नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो है लॉन्च हो रही है। इसका एग्जैक्ट नाम क्या है मैं न्यूज़पेपर में आज नहीं दिया था, पर फिर भी 1-2 दिनों में वो आ ही जाएगा। इनफैक्ट आ ही गया होगा, PIB में आएगा तो मैं बता दूंगा। सो nationwide cashless treatment scheme for road accident victims providing up to 1.5 lakh for hospital care during the golden hour anywhere in India, ठीक है। और गवर्नमेंट विल ऑल्सो गिव अ कैश रिवॉर्ड टू गुड स्मार्टियंस जिनका नाम राहवीर्स रखा गया है, हु टेक विक्टिम टू द हॉस्पिटल। और एक पायलट प्रोजेक्ट एम्स ने किया था, तो उसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब सेंट्रल लेवल पे इसे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सो यही है। PYQs हम देख लेते हैं। आज न्यूज़ आर्टिकल्स थोड़े कम थे और थोड़ी हेल्थ की भी इशू है, तो इस वजह से इसमें ना फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एडमिट करने का मन होगा तो करेंगे, नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेंगे। राज्यसभा में 50 मेंबर्स चाहिए एंड लोकसभा में 100 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एंड डिफाइन जो है ना इनकैपेसिटी और जो मिसबिहेवियर है उसको नहीं किया है। और आपको पता ही, जब भी डिफाइंस लिखा हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आप समझ लेना कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत ही होता है। ये दोनों जाएगा। फिर 2 ऑप्शंस बचते हैं, 3 एंड 4। आई थिंक चौथा भी सही है जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, और तीसरा तो सही है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट के अंदर। सो 3-4 इज करेक्ट। सो सी होगा इसका। सेकेंड का आपको पता है आर्टिकल 21, इसमें भी आर्टिकल 21, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड इसमें इन तीनों का मतलब कि अगर मैड लगाओ तो डी होगा, वैसे भी लॉजिकली जाओ तो डी होगा। सो फोर्थ का डी। सो आप लोगों ने जो आंसर्स किया है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर डिले। कल से मैं कोशिश करूँगा टाइमली जो हमारी वीडियो लेक्चर है वो आपको अपलोड कर दूँ। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी 2026 प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैं कोशिश करूँगा जितना ईजी हो पाए, खास करके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जितना ईजी हो पाए। नॉलेज तो है ही, थीम्स तो बता ही रहा हूँ, और साथ साथ टेक्निक्स जो सत्यम सर डिस्कस करते हैं और मैंने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।